नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के ओवल ग्राउंड से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। ओवल ग्राउंड की तस्वीरें आपको मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि बहुत ही जल्द यहां पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो सकती है, यानी कि मुंबईकर गाड़ी लेकर यहां पर आ सकते हैं, गाड़ी के अंदर ही टीका लगवा सकते हैं और 30 मिनट के लिए जो ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा वो गाड़ी के अंदर ही रहकर कर सकते हैं। मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो लगातार भीड़ देखी जा रही थी लोगों की, उससे बचने के लिए मुंबई में बीएमसी ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत पहले दादर के कोहिनूर सोसाइटी के बीएमसी पार्किंग में की थी, जो बेहद कामयाब रहा, मुंबईकरों को बहुत पसंद आया। और उसके बाद अब कुछ ऐसे जो खुले मैदान हैं, जैसे कि ओवल मैदान हो या फिर वानखेड़े स्टेडियम हो या शिवाजी स्टेडियम हो, अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड हो, तो ऐसी बड़ी जगहों पर अब ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की बात की जा रही है। आदेश भी दिया जा चुका है, जो 7 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हैं मुंबई के, यानी कि 7 ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स, वहाँ पर 24 घंटे के अंदर इन सेंटर्स को बनाने की बात की जा रही है और बीएमसी ने इसका आदेश भी दे दिया है। तो अब मुंबईकरों के लिए बहुत ही आसानी होने वाली है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर ही टीका लगवा सकते हैं। अब ऑक्सीजन की किल्लत की बात करते हैं और इस किल्लत के दौरान किस तरह से कुछ अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं कानपुर से, जहां कानपुर पुलिस कमिश्नर ने ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की है और जो ज़रूरतमंद हैं उनको मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। पुलिस ने अपील की है कि जिन लोगों को फ़ौरन ज़रूरत नहीं है वो ऑक्सीजन सिलेंडर उधार दे दें या दान दे दें, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। ये कानपुर की पुलिस लाइन है, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन बैंक खुल गया है। यहाँ से ज़रूरतमंदों को मुफ्त सिलेंडर मिलता है। कानपुर के कोपरगंज की लक्ष्मी यहाँ अपने बीमार पिता के लिए सिलेंडर की तलाश में पहुंची। उनकी मुराद पूरी हुई। वो बहुत भावुक हुई थी और उसकी आंखों में पानी था। उसको देखते हुए हम लोग उसको तुरंत बैठाए और पानी वानी पिलवा करके और तुरंत उसके परिजनों को जो अपने पास सिलेंडर इस कोरोना महामारी के तहत हम लोगों ने भरवा कर रखा था, उसमें से उन्हें प्रदान किया गया। कानपुर उन शहरों में है जहां कोरोना कहर बनकर टूटा है। यहां अभी भी 11,675 एक्टिव केस हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1,370 लोगों की मौत हो चुकी है। गैर सरकारी आंकड़े इससे बहुत ज्यादा हैं। यहां पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने इस सिलेंडर बैंक की शुरुआत की है। सिलेंडर बैंक में जनता से अपील की गई है कि उनके पास जो ज्यादा सिलेंडर हो वे या तो दान में दें या उधार। जिन लोग को ज़रूरत है उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा और आवश्यकता के पूरी होने के बाद में आपको ये सिलेंडर वापस कर दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था है, इसमें कहीं भी किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। केवल प्रयोजन ये है, उद्देश्य ये है कि जिसकी ज़रूरत है उस तक समय से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँच पाए। यहाँ दूर दूर से लोग सिलेंडर लेने आ रहे हैं। देवेंद्र प्रसाद 200 किलोमीटर दूर इटावा के गाँव से आए हैं। उनके भाई सैफई में भर्ती हैं, यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। सैफई पे भी हमारे मरीज को देखा तक नहीं गया, बोला यहाँ ना ऑक्सीजन है ना यहाँ बेड है, आप ऑक्सीजन लेकर के आए तब आपके मरीज को हम देख सकते हैं। तो किसी जरिए से मुझे पता चला कि कानपुर में ये गैस ऑक्सीजन मिलती है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और आज पुलिस विभाग हमारे साथ है, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन से लेके दवाओं तक की कालाबाजारी के बीच देश में तमाम लोग ऐसे हैं जो इस मौके पे फरिश्तों की तरह सामने आए हैं, जिनकी कोशिशों ने इस मुल्क के दसियों हजार लोगों की जानें बचाई हैं। कानपुर में साहिब आलम अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली रिपोर्ट गुरुग्राम से, जहां 40,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं और 500 से ज़्यादा लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। लेकिन इसी संकट के बीच यहाँ के जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि सरकार ने जो किराया तय किया है वो बहुत कम है। गुरुग्राम से रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 1,20,000 रुपए का ये बिल एक कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना पहुंचाने के नाम पर प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने वसूला है। ये दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस के मनमाने किराए वसूलने का ताजा उदाहरण है। लेकिन इस बिल के वायरल होने के बाद इस कंपनी के तीनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए हैं। पर इस मनमानी के शिकार सतिंदर कौर के बेटे की आपबीती हैरान करने वाली है। मैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए भटक रहा था गुड़गांव में, कहीं कोई बेड मिल जाए पर नहीं मिल रहा था। तो इतने में मेरी वाइफ को कहीं से पता चला कि लुधियाना में एक बेड अवेलेबल है, तो उनको इमरजेंसी वहां ले जाना था। तो जैसे नंबर फॉरवर्ड होके आते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल है, तो हमने कॉल किया
उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में आपको 1,20,000 देने पड़ेंगे। हमने कहा कि कुछ कम कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा 1,20,000 देने पड़ेंगे। इवन वो यहाँ से चलने के लिए भी तैयार नहीं थे जब तक उन्हें पेमेंट ना दी जाए। तो उनको जी पे से 95,000 पे किया इमीडिएटली। फिर जो 25,000 था वो मेरी वाइफ ने वहाँ पहुँच के उनको कैश में किया। यहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा लूट चल रही है। एम्बुलेंस पे मैंने भी कॉल की थी बट कहीं कोई नहीं कर रहे हैं कम। ये एक्सट्रीमली ज़्यादा चार्ज है ज़्यादा। निजी एम्बुलेंस वालों की इसी मनमानी को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने इनके रेट तय किए हैं। इसके मुताबिक 3 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपए फिक्स और 25 रुपए प्रति किलोमीटर, 3 से 7 किलोमीटर के लिए 750 रुपए फिक्स और 25 रुपए प्रति किलोमीटर, 7 किलोमीटर के बाद 1,000 रुपए फिक्स प्लस 25 रुपए पर किलोमीटर। लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन का कहना है कि 15 किलोमीटर के 3,500 रुपए होने चाहिए। हालांकि एम्बुलेंस यूनियन भी मानती है कि कोरोना महामारी में कुछ लोगों के चलते उनकी साख पर खासा बट्टा लगा है। 97 से इस लाइन में हूँ। लोग मुझे धन्यवाद देते थे। कई मरीज मुझे मिठाई का डब्बा दे करके जाते थे कि आपने हमें सुरक्षित पहुँचाया, आपने हमें बचाया, जिसकी वजह से हमारा पेशेंट जिंदा है। लेकिन आज जो हालात है वास्तव में बहुत ख़राब है। हमारा पेशा बिल्कुल बदनाम हो गया। हम किसी को बताते तो लोग गाली देते, हमें ये साले चोर है, लुटेरे है, गिद्ध है। मैं खुद स्तंभ हूँ। लेकिन अब हमारी जो एसोसिएशन है इस पर काम कर रही है। जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है उसका बिल्कुल डाटा बना करके हम प्रशासन को देंगे। जब भी आप एम्बुलेंस को बुक करवाइए तो गूगल में जब आप सर्च करते हैं तो गूगल प्रमोशन में कई सारे जालसाज लोग जो है वो गूगल में प्रमोशन करवा के उनके नंबर सबसे पहले आ जाते हैं। तो जिनको आप फ़ोन करते हैं ये वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब कि खुद एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हों। ये हो सकता है कि वो बीच में कमीशन खाकर कहीं और से वो अपना किराए पर लाते हों एम्बुलेंस और फिर आपको वो प्रोवाइड करते हो। तो ऐसे लोग ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं और यही शिकायत एम्बुलेंस के जो यूनियन है उन्होंने भी डीसी को की है। हालांकि इससे पहले दिल्ली एनसीआर में 25 किलोमीटर के 15,000 रुपए तक वसूलने की खबर आती रही है। हैरानी की बात यह है कि ना तो इतना किराया मांगने वालों को शर्म लगती है, ना ही प्रशासन कहीं भी कोई कार्रवाई करता दिख रहा है। लगभग 150 टेलीफोन आते हैं रोज के हैं टेलीफोन। 150 आदमी के आते हैं और मेरे ख्याल में 10-15% ही मैं दिला पाता हूँ। आपदा में अवसर का ये खेल चल तो कई स्तरों पर रहा है, लेकिन सवाल है गुड़गांव के बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के कितने पैसे देने होंगे। गुरुग्राम से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की टेस्टिंग के लिए जिस किट का इस्तेमाल होता है उसकी पैकिंग उल्लासनगर के स्लम बस्तियों में देखी गई, वो भी बिना किसी सावधानी और साफ सफाई के। इसका वीडियो वायरल हुआ। अब मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। ये उल्लासनगर कैंप 2 के संत ज्ञानेश्वर नगर की तस्वीर है। बच्चे और महिलाएं घर में RT-PCR स्वैब किट की स्ट्रिप्स पैक कर रहे हैं। ना तो मुंह पर मास्क है और ना हाथों में ग्लव्स। इलाके के ही सुरेंद्र यादव नाम के युवक ने इस वीडियो को बनाकर वायरल किया, तब प्रशासन जागा। ये चीज़ें जो हो रही थी मुझे लगा कि ये गलत है और इसमें एक जब पहले ही किट गंदा हो चुका है तो आगे चल के ये सोचिए कि पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। वीडियो वायरल होने और मीडिया में खबर चलने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। घरों से माल जब्त किया गया और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हमारे साथ FDA के लोग भी हैं, हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट है और हमारे सर्च चालू है। हमको जो उन्होंने मटेरियल पैक किया था उनकी भी एक स्टिक है। अभी ये सब पूरा काम इलीगल चल रहा था। लेटेस्ट ये जिसका जो ऑफिस है या जिसने ऑर्डर दिया है वो तो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। FDI के इंस्पेक्टर की कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन उल्लासनगर पुलिस कर रही है। उल्लासनगर पुलिस ने घर में पैकिंग करने वाली महिलाओं के बयान दर्ज किए हैं। महिलाओं ने 1000 टेस्ट स्ट्रिप पैकिंग पर 20 रुपए मिलने की बात बताई है। ठेकेदार महेश केसवानी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। उल्लासनगर पुलिस मनपा और FDA के अधिकारियों के साथ मिलकर ये पता करने में जुटी है कि इस तरह के काम
और भी कहां उल्लासनगर में हुआ करते थे। और साथ ही ये भी जानकारी निकाली जा रही है कि इस तरह के स्ट्रिप्स कहां सप्लाई की जाती थी ताकि उसके इस्तेमाल को रोका जा सके। उल्लासनगर से स्वदेश के साथ मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। कोरोना संकट की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ी है। पिछले साल मार्च से अक्टूबर के बीच 23 करोड़ मजदूरों की कमाई 375 रुपए के न्यूनतम मजदूरी दर से भी नीचे चली गई। पिछले साल मार्च अक्टूबर के बीच अगर शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ 20%, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में 15% गरीबी बढ़ गई। ये शहर छोड़कर जाते लोग, ये भटकते हुए मजदूर जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे, उसकी पुष्टि अब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की ताजा रिपोर्ट भी कर रही है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 नाम से रिलीज इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच करीब 23 करोड़ मजदूरों की कमाई 375 रुपए के न्यूनतम मजदूरी स्तर से भी नीचे गिर गई। शहरी इलाकों में गरीबी करीब 20% बढ़ गई, जबकि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में गरीबी 15% तक बढ़ गई। 230 मिलियन additional individuals 23 करोड़ भारतीयों को 375 रुपए की न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। इसकी वजह से गांवों में 15% और शहरों में 20% गरीबी बढ़ी है। सिर्फ कमाई ही नहीं घटी, लोगों का रोजगार भी संकट के इस दौर में छिन गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल और मई 2020 के दौरान 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। जून 2020 तक अधिकतर कामगार लौटे, लेकिन 2020 के अंत तक 1.5 करोड़ को काम नहीं मिल पाया। 90% गरीब परिवारों को जरूरत के मुताबिक खाना नहीं मिल पाया, जबकि कई अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचने को मजबूर हुए। I think by way of emergency intervention right now, हमें पिछले साल की ही तरह गरीब घरों के लिए रिलीफ पैकेज को फिर शुरू करना चाहिए। हमें रिलीफ पैकेज में गरीबों को अस्थायी राशन कार्ड देने का प्रावधान करने की जरूरत है, जिनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है। जाहिर है जो संकट 2020 में पैदा हुआ वो 2021 में और बड़ा हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने इसी हफ्ते जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल महीने में मार्च के मुकाबले करीब 70 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। जाहिर है कोरोना संकट का साया एक बार फिर अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है और गरीब मजदूरों पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगा रहे लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं श्रीनिवास बीवी, दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और सोशल मीडिया पर इन दिनों आप लगातार देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन, बेड या प्लाज्मा की मदद के लिए लोग एक शख्स को ज़रूर टैग कर रहे हैं और वो हैं श्रीनिवास बीवी। तो किस तरह से ये लोगों की मदद कर रहे हैं, इनकी टीम किस तरह से ग्राउंड पर काम कर रही है और क्या रणनीति होती है, सुकीर्ति द्विवेदी की इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीनिवास बीवी, ये वो नाम है जिसे इन दिनों ट्विटर पर हर दूसरा आदमी मदद के लिए टैग कर रहा है। वो दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के दफ्तर के वॉर रूम में बैठकर इन ट्वीट्स में से छटाई कर रहे हैं। एक गुजारिश कुछ खास है। उत्तर दिल्ली के नरेला में 3 साल का एक बच्चा सांसों के लिए लड़ रहा है। फौरन वो और उनकी टीम के लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाने के काम में लग जाते हैं और इसके साथ ही शुरू होती है समय के साथ एक होड़। इस बीच एक भरोसा दिलाया जाता है। श्रीनिवास परिवार को बताते हुए एक ट्वीट करते हैं, अयांश को बताइए कि हम जरूरी मदद के साथ आ रहे हैं। 1 घंटा लगता है और 40 मिनट से ज्यादा के सफर के बाद टीम नरेला पहुंचती है और कॉन्सेंट्रेटर परिवार को सौंपती है, समझाते हुए कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। जब टीम यहां पहुंचती है तो बच्चे का ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर पर 83 है। DU के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर 43 साल के आलोक कुमार खुद कोविड पॉजिटिव हैं और अपने बेटे के लिए आई इस मदद के लिए आभारी हैं। बेटे को पहले ही मल्टीपल इम्यूनिटी डिसऑर्डर की समस्या है। निस्वार्थ भाव से जी वो सेवा ये लोग कर रहे हैं। मतलब मुझे तो दिल्ली में इसका कोई पैरेलल उदाहरण नहीं मिलता है आज के दिन पे। मैं जो सोशल मीडिया और मैं देख रहा हूँ, सैकड़ों जगह मैंने फ़ोन लगाए पार्टी ऑफिसेज में, यहाँ वहाँ, लेकिन जो मदद या हेल्प यहाँ मिल पाई वो मुझे
फ़ोन जब नहीं उठाया गया तो फिर बाकी चीज़ों का क्या कहा जाए। मैंने पीएमओ को भी टैग करके लिखा था, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया था। श्रीनिवास और उनकी टीम रोज ऐसी कई जिंदगियां बचाते हैं। अपना भी सुरक्षा छोड़ के लोगों को मदद करने के लिए सड़क पे उतरना, उनको भी बिना डर, ऐसे 1000 लोगों का टीम पूरा देश भर काम कर रहे हैं। ये कम से कम ये सारे लड़के लोग बैठे, ये कम से कम 16-17 घंटे काम करते हैं नॉन स्टॉप। या मौका मिलता है 4-5 घंटा सोने का, बट जो इसका भी हमने जो रिक्वेस्ट भी इतना आता है, हमने कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कितने लोगों को मदद, हम और 1 महीने हम सोने के लिए तैयार नहीं, हम लोगों के साथ करें, 2 महीने लोगों को मदद करें। सिर्फ आम लोग ही उनसे मदद नहीं मांग रहे, दूतावासों तक से उनके पास मदद की गुहार आई जो सरकार को नागवार गुजरा। लेकिन श्रीनिवास कहते हैं कि ऐसी चीजों से वो रुकने वाले नहीं। हम सड़क पे हमारा आंखों के सामने लोग मर रहे हुआ देख रहे हैं, उनका दुख को देख के हमके अंदर दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे भारत का संस्कृति है, परंपरा है, कोई मेहमान आता है उनको सेवा करना, उनको ख्याल रखना। एक ऐसे समय पर जब जनता में इस बात का आक्रोश है कि कैसे सभी सरकारी सिस्टम फेल हो गए, ऐसे में इनके जैसे हीरो उम्मीद की एक किरण जगाते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई के ओवल मैदान से सिटी सेंटर शो में पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।